इस्लाम में तो ये माना जाता है कि हराम का पैसा, दलाली, रिश्वतखोरी करना सख्त गुनाह है। लेकिन पाकिस्तान के 3 मुस्लिम खिलाड़ी पैसों के लिए मैच फिक्सिंग करते हैं, अपना ईमान और इज्जत बेच देते हैं। पैसा और लालच एक ऐसी चीज है जो किसी को भी बर्बाद कर सकता है, और इसी पैसों की लालच का शिकार बने ये पाकिस्तान के 3 प्लेयर्स। आखिर कैसे इन्होंने 1,50,00,000 रुपयों की स्पॉट फिक्सिंग की? Absolutely, I don't have words. I'm in a state of shock. मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं ये कर सकता। इसके पीछे किसका हाथ था और इस पूरे स्कैंडल को किसने ऑर्गेनाइज किया था? क्या इससे पहले भी पाकिस्तान और भी मैचों में स्पॉट फिक्सिंग करती थी? चलिए समझते हैं। साल था 2010। 26 से 29 अगस्त के बीच पाकिस्तान का इंग्लैंड से 4th टेस्ट मैच खेला जाना था। इस पूरी स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में ये 4 मेन सरगने थे। पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन सलमान भट्ट, फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ, 18 साल के यंग मोहम्मद आमिर और असली मास्टरमाइंड स्पॉट एजेंट मजहर मजीद। इस कहानी में इतने क्लाइमैक्स हैं कि जितना किसी मूवी में ना होंगे। यह वारदात होने से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दिवाला निकल चुका था, क्योंकि उस टाइम पर पाकिस्तान के लिए एक सीरीज जीतना तो बहुत दूर की बात थी, बल्कि एक टेस्ट मैच भी जीतना पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी। 2007 से पाकिस्तान ने एक भी टेस्ट सीरीज नहीं जीती थी। इंडिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, घर से लेकर अवे टूर तक पाकिस्तान लगातार टेस्ट क्रिकेट में फेलियर विटनेस कर रही थी। खिलाड़ी और फैंस अपसेट थे, और उनसे भी ज्यादा पाकिस्तान के मीडिया उन पर सवाल उठा रहा था। और वनडे फॉर्मेट में भी पाकिस्तान 2009 से कोई भी सीरीज नहीं जीता था। चीजें अब और भी ज्यादा बिगड़ गई जब उस इंग्लैंड दौरे से पहले पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जाकर 5-0 से व्हाइट वॉश हो जाता है। उस टाइम तक हर एक पाकिस्तानी फैंस बस डिसअपॉइंटेड और दुख में था। लेकिन बात यहाँ भी नहीं खत्म हुई, क्योंकि इस टीम के पास एक परमानेंट कैप्टन भी नहीं था। 2009 का T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद उस वर्ल्ड कप को पाकिस्तान क्रिकेट का राइज देखा जा रहा था। वर्ल्ड कप खत्म होने के कुछ समय बाद ही उनके कैप्टन मिसबाह-उल हक T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेते हैं। अब टीम को नए कैप्टन की तलाश थी, मगर किसे पता था कि अब यह पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा सरदर्द बनने वाला है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB ने अब सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप स्टार शाहिद अफरीदी को टेम्परेरी कैप्टन बनाने का डिसाइड किया, और साथ ही मोहम्मद यूसुफ को वनडे क्रिकेट का कैप्टन। मगर जब मोहम्मद यूसुफ की कैप्टनसी के अंदर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से व्हाइट वॉश हो गया, तब इनको सैक करके शाहिद अफरीदी को वनडे और T20 का परमानेंट कैप्टन बना दिया गया। किसी टीम में लीडरशिप को लेकर इतनी कंफ्यूजन और अनस्टेबलनेस शायद ही कभी क्रिकेट में देखी गई होगी। इसके बाद चीजें और भी खराब हो गई जब 25 मई 2010 को शाहिद अफरीदी के हाथों तीनों फॉर्मेट की कैप्टनसी थमा दी गई। चीजें इसलिए खराब हुई क्योंकि जिस प्लेयर ने 2006 से कोई टेस्ट मैच खेला तक नहीं है, उसे इंटरनेशनल क्रिकेट में आप टेस्ट कैप्टन कैसे बना सकते हैं? यह बात सुनने में जितना अजीब लगती है उतना हिलेरियस भी, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान को अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ, तभी बीच ऑस्ट्रेलिया टूर में शाहिद अफरीदी को हटाकर सलमान भट्ट को पाकिस्तान का नया टेस्ट कैप्टन बनाया गया। सेकंड टेस्ट में कैप्टन बनते ही पाकिस्तान न केवल उस मैच को जीतता है, बल्कि सीरीज भी ड्रॉ करा देता है। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि जिस सलमान भट्ट की कैप्टनसी के अंदर पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच जीता है, उसी सलमान खान की कैप्टनसी के अंदर आने वाले कुछ महीनों में पाकिस्तान क्रिकेट की धज्जियां उड़ने वाली थी। जुलाई में इंग्लैंड टूर आता है, और इस टूर में इन 3 खिलाड़ियों का करियर बर्बाद होने वाला था। इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान की वो सीरीज एक क्रिकेट पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि कंट्रोवर्सी के पर्सपेक्टिव से याद की जाने वाली थी। एक पूरा स्कैंडल जो कि आने वाले टाइम में कोई पाकिस्तानी एंड इवन क्रिकेट फैंस भी याद करना नहीं चाहेंगे। वो सीरीज 29 जुलाई से 22 सितंबर तक खेली जाने वाली थी, जिसमें न केवल 4 टेस्ट मैच शामिल थे, बल्कि 2 वनडे और 3 T20 भी शामिल थे। इस टेस्ट सीरीज की शुरुआत 29 जुलाई को नॉटिंघम में हुई थी, जहां पाकिस्तान को 4th इनिंग में 434 रन का टारगेट मिला था। लेकिन उसे चेस करते टाइम पाकिस्तान सिर्फ 80 रन पर ऑल आउट हो जाती है, और वो मैच गवा बैठती है। इस मैच की हाईलाइट इंग्लिश क्रिकेट टीम की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस तो थी, और उससे भी ज्यादा पाकिस्तान की टैलेंटेड बॉलिंग भी थी, जिसमें मोहम्मद आसिफ ने 5 विकेट हॉल भी लिया था। और अगर देखा जाए तो अनस्टेबल कैप्टनसी और अंडर प्रेशर बैटिंग लाइनअप के अलावा अगर कोई पॉजिटिव बात थी तो वह खुद उनकी टैलेंटेड फास्ट बॉलिंग ही थी। और जब पाकिस्तान फाइनली तीसरा टेस्ट मैच जीत जाता है, तब उस मैच के हीरो पाकिस्तान के बॉलर ही थे, स्पेशली मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर। पूरी की पूरी पाकिस्तान टीम इन दोनों पे डिपेंडेबल थी, और इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हर एक मैच में ये दोनों प्लेयर्स कंबाइंड करके 10 से 12 विकेट ले ही जाते थे। और भले ही पाकिस्तान क्रिकेट कैसी भी हालत में हो, बट ये दोनों प्लेयर्स पाकिस्तान क्रिकेट की जान बन चुके थे। मगर चौथे टेस्ट मैच में सब कुछ बदलने वाला था। यही दोनों खिलाड़ी अपने टीम के कैप्टन के साथ मिलकर अपनी रेपुटेशन उस एक मैच में खोने वाले थे। 26 अगस्त को फाइनली सीरीज का 4th और लास्ट मैच आ जाता है, जो कि लॉर्ड्स के मैदान में खेला जाने वाला था। और इसी टेस्ट मैच में हमें देखने को मिलता है कि कैसे क्रिकेटर अपने करियर में सक्सेस की बात को छोड़कर ग्रीड और कुछ पैसों के पीछे भाग सकते हैं। मैच शुरू होता है, पाकिस्तान
पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करती है। मैच शुरू होते ही पाकिस्तान बहुत ही अच्छी पोजीशन पर आ जाता है, जहां वो इंग्लैंड टीम के 102 रन पर 7 विकेट गिरा लेती है। और इस पॉइंट पर ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ना ही इस मैच को एक तरफा जीतेगी बल्कि इस टेस्ट सीरीज को भी ड्रॉ करा लेगी। बट दुर्भाग्य से ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि नंबर 9 पर आते हैं स्टुअर्ट ब्रॉड और सेट बैट्समैन जोनाथन ब्रॉड। इन दोनों ने मिलकर एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग पार्टनरशिप कर देते हैं और इस वजह से इनका अगला विकेट 434 रन पर गिरता है। स्टुअर्ट ब्रॉड 169 रन की ऐतिहासिक पारी खेलते हैं और नंबर 8 के लिए इतनी बड़ी पार्टनरशिप लगाते हैं जो कि आज तक नहीं टूटी है, 332 रनों की। लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसी चीज देखने को मिलती है जो कि बिल्कुल हैरान करने वाली थी। इंग्लैंड के बैटिंग टाइम पर जब उनका स्कोर 52 पर 5 विकेट था, पाकिस्तान के कैप्टन सलमान बट 18 साल के मोहम्मद आमिर को लगाते हैं, तब हम सभी लोगों को देखने को यह मिलता है। इतनी बड़ी नो बॉल शायद ही किसी ने प्रोफेशनल क्रिकेट में पहली बार ही देखा होगा, और ये सिर्फ पहली बार ही नहीं देखा गया। पाकिस्तान की बॉलिंग के टाइम पर जाने कितने बार मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आबिद ने लगातार नो बॉल फेंकी। फैंस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई कैसे इतनी बड़ी नो बॉल फेंक सकता है, और सभी को लग रहा था कि कोई जानबूझकर ऐसा क्यों करेगा, इतनी बड़ी नो बॉल क्यों फेंकेगा। और फिर जब पता चला कि ये नो बॉल एक स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में शामिल है तो सभी हैरान हो गए, और इस स्पॉट फिक्सिंग की प्लानिंग 4th टेस्ट मैच के पहले ही हो गई थी। फिर यहाँ पर निकल के आते हैं असली मास्टरमाइंड मजहर मजीद। ये उस टाइम पर जाना माना स्पोर्ट इंडस्ट्री का एजेंट था, और इससे पहले भी ये कई छोटे मोटे फिक्सिंग स्कैंडल में फंस चुका था। ब्रिटेन का अखबार न्यूज ऑफ द वर्ल्ड एक बड़े भंडाफोड़ की तैयारी कर रहा था। उनके अंडरकवर रिपोर्टर ने खुद को बुकी यानी कि डीलर बताकर मजहर मजीद से मुलाकात की। इंग्लैंड के एक होटल में डील हुई। मजहर ने कहा, अगर तुम पैसे दोगे तो मैं खिलाड़ियों से तय करा दूंगा कि कब नो बॉल फेंकनी है। रिपोर्टर ने 1,50,000 पाउंड लगभग 1.5 करोड़ रुपए उस टाइम पर दिए। जितनी ये डील हुई सब छिपे हुए कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। मैच के दौरान मजहर ने पहले ही रिपोर्टर को बता दिया था कि तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर आमिर नो बॉल डालेगा, और जैसा कहा वैसा हुआ। मोहम्मद आबिर ने लगभग आधा फुट लाइन से बाहर कदम निकालकर नो बॉल फेंक दी। बाद में मोहम्मद आसिफ ने भी तयशुदा नो बॉल फेंकी। ये नो बॉल इतनी बड़ी थी कि पूरे स्टेडियम में बैठे लोग और कमेंटेटर हैरान थे। इसके बाद रिपोर्टर के पास अब पुख्ता सबूत आ गए थे। 28 अगस्त 2010 की रात न्यूज ऑफ द वर्ल्ड ने अपने अखबार के फ्रंट पेज पर छापा, पाकिस्तान प्लेयर्स इन स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल। पूरी दुनिया हिल गई, सारे जगह पर यही चर्चा होने लगी। पाकिस्तान की टीम के होटल को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। खिलाड़ियों के कमरों से मार किए हुए नोट्स और डीलर से पैसे मिले हुए बरामद हुए। जांच करवाई गई और आईसीसी कार्रवाई के तहत सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर को तुरंत सस्पेंड किया गया। 2011 में आईसीसी ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया। सलमान बट को 10 साल का बैन लगा, मोहम्मद आसिफ को 7 साल का बैन लगा और आमिर को 5 साल का बैन लगा। और यूके कोर्ट कार्रवाई के अंतर्गत खिलाड़ियों पर क्रिमिनल केस चलाया गया। नतीजा आया कि सलमान बट को 30 महीने की जेल हुई, मोहम्मद आसिफ को 12 महीने की और आमिर को 6 महीने की जेल हुई, और साथ में 32 महीने की जेल हुई मजहर मजीद एजेंट को। इसके बाद मोहम्मद आमिर 2015 में बैन खत्म होने के बाद 2017 में पाकिस्तान की टीम में वापसी करते हैं। इस स्कैंडल ने पाकिस्तान क्रिकेट की इमेज को चकनाचूर कर दिया था। इसके बाद आईसीसी ने एंटी करप्शन एंड सिक्योरिटी यूनिट को और ज्यादा ताकत दी।